सदर लाहौर हाई बार एसोसिएशन, अली अहमद कुर्द साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, मेरी मोहतरम बहन मैडम रबिया बाजवा साहिबा, जनाब हामिद खान साहब, इश्तियाक अली खान साहब, शफकत एम चौहान साहब, शमीमुर रहमान साहब, तौफीक आसिफ साहब और लाहौर बार एसोसिएशन के, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, पंजाब बार काउंसिल के मेरी बहनें, मेरे भाई और सीनियर, अस्सलाम वालेकुम। आज कमोबेश 11 महीने के बाद इस 12वें महीने में मुझे पूरे मुल्क में जो एक चिंगारी जाग उठी है और उसको जिस तरीके से लाहौर ने थामा है, मैं समझता हूँ अब ये आग बनेगी और ये डी चौक पे जाके इस पार्लियामेंट के बाहर चलेगी और इनसे पूछेगी कि तुम कौन होती समझ माने, तुम कैसे एक जाली के पेट पे कठपुतली बन के 26वीं और 27वीं तरमीम करके अवाम के हुकूक पे डाका डाल के 3 लोगों को फायदा देने जा रहे हो। एक वो जो 65 के क्लब में 3 महीने के बाद रिटायर होने वाला था, उसको फौजी फर्टिलाइजर कोर्ट के अंदर, जिसको मैं समझता हूँ वो कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, इनकी फौजी फर्टिलाइजर कोर्ट है जिसमें जाके बिठा दिया है। दूसरा ये आप वकील हैं, आपके काले कोट की ताकत है, इस काले कोट काली टाई की तौकीर है कि 2007 में ये लोग अपने कायदीन के साथ मुंह छुपा के वकला के पीछे आके खड़े हुए थे, सिविल सोसाइटी के साथ पीछे आके खड़े हुए थे। आज ये एनआरओ के बजाय इस्तेस्ना ले रहे हैं। तुम मरो, तुम सिर्फ बैठ के एक सदारत लेके बैठे हो, तुमसे सवाल होगा। और तीसरा, इस सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह जैसे हॉकी की टीम के अंदर शख्स ने कहा कि मुझे फील्ड मार्शल का एक टाइटल सिक्योर करना है, मगर मुझे ताया तो एक अमीरुल्लाह हमारे दरमियान आ गया। ये वो 3 शख्सियात हैं जो इदारों को बर्बाद कर रही हैं। इदारे हमारे लिए भी हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, जवान हमारे भी हैं, मगर कोई अपनी औलाद के लिए जिएगा, इस मुल्क को किसी तरह दीवार से लगाएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद करारा ये वकील लगाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी करते हुए, अल्लामा इकबाल के ख्वाब की पैरवी करते हुए, और मेरी मोहतरम कायद मैडम फातिमा जिन्ना, जिसे तुम लोगों ने कतार कहा, असल किरदार तुम्हारा यूं था, आज हम गुल के नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मसक किया इस अवाम के मंशूर को। आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपने ये जो जंग शुरू की है, ये आपने कलम के साथ, अपने हथियार के साथ शुरू की है। कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपको किसने हक दिया कि आप ट्रायल शुरू करो? हम अवाम में और हम अपने असल अवामी नुमाइंदे पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो कानून साजी करते हैं। तुम्हारा कोई पपेट नहीं होता जो कि होम मिनिस्टर की सेक्रेटरी से एक पेपर ले जाता है और 5 मिनट में वहां पर कोई अमेंडमेंट पास करा देता है। 26वीं तरमीम का जब माहौल बना तो सिंध के अंदर कराची में कन्वेंशन हुई, रैलियां हुई, हमने पिटीशन फाइल की, तो पार्टियों के रहनुमा कहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो कोर्ट में आ जाते हैं। हमें सब मालूम है उस शख्स को चीफ जस्टिस ऑफ सिंध बनना था जिसने पिटीशन को रद्द किया। मैं था उसमें पिटीशनर, हम नहीं करते, मगर हमें अफसोस ये हुआ कि तुमने कोई 25 साल वकालत की होगी, तुमने अपने काले कोट की तौकीर को शर्माया, तुम किसी और के सामने झुक गए। अब मुहर्रदार क्या थे? इनको पीका अमेंडमेंट डाली थी, इनको केनाल बनाने थे। चोलिस्तान के अंदर आज तहरीक जाग रही है, वो कहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर एक डाका डाला जा रहा है और वहां पर एक एग्रीकल्चर छावनी बनाई जा रही है। आपको किसने हक दिया? उसके ऊपर कोई चैलेंज ना कर सके। जब तक ये कॉर्पोरेट फार्मिंग का मसला खत्म नहीं होता, ये सीसीआई में केनाल का मसला जामता रहेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके घरों तक पानी नहीं पहुंचा तो ये केनालों की वजह से होगा, जिसमें इन लोगों ने ये कॉर्पोरेट फार्मिंग जमीन पंजाब में और सिंध में अरबों रुपए इन्होंने
जो कि हारियों की जमीन है, क्या आप ये होने देंगे? उसके बाद इनको शिकंजा तंग करना था असल में उन 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस का, जहां से इन्होंने सोचा कि ये जज अब बात करना शुरू हो गए। ये जज हक पे बात कर रहे थे, ये नौकरी नहीं कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है गवर्नमेंट पर कि आपने और काजी फाइज ईसा के ऊपर कि जब बात आई उनकी कमीशन की तो आपने एक रिटायर्ड जस्टिस को उनके सामने कर दिया, जबकि वो 6 के 6 सिटिंग जस्टिस थे। जब एक सिटिंग जस्टिस अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, आप उनको कैसे किसी रिटायर्ड जस्टिस के पास भेज देते हो? मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे उस वक्त बहुत अफसोस हुआ जब उसने आवाम के इस अदालत के इस सुतून को, उन जजेस को बेच दिया और उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। ये मुहक्कात थे उस 26वीं तरमीम के कि अब इनको कोई चैलेंज ना करे। आज हम दारूझर का केस लड़ रहे हैं। दारूझर हर नगर पार्कर में उन लोगों की बका इंडिजिनियस कम्युनिटी का है, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में केस लिया है। आप मुझे बताएं, प्रोविंस ऑफ सिंध अगर वहां पे लेके जाती है, क्या वो फैसला हक पे होगा? वहां की 10 लाख की आबादी और वहां का तारीखी विरसा सवाल करता है कि हम वहां पर केस क्यों होने दें। फिर ये 27वीं तरमीम से पहले कहते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स लाएंगे। हमारे पास गनी अमान जैसे लोग हैं जिनको ये पकड़ते हैं, मिसिंग पर्सन होते हैं। आप कहते हो कि एक रंजस बंदा पकड़े, उसको कॉल एक मैजिस्ट्रेट को आए जो कि मुख्तियारकार होगा, आप जाते हैं किसी डीसी के सामने कर लेंगे, हम इसको रद्द करते हैं। 28वीं तरमीम में इनका ये भी मंसूबा है। ये चाहते हैं ये मुल्क के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर इतने सूबे बांट दें ताकि इनके भीतर भी अब वहां पर बैठ जाए। तो हम क्या ये होने देंगे? आप खुद बताओ, हम नहीं होने देंगे। हमारी वकील बहन ईमान मजहबी के ऊपर, मेरी बहनें जो सामने बैठी हैं, कल उसका फैसला सुनाया जाएगा पीर के दिन। क्या आप उसको हथकड़ियां करने दोगे? वो हम में से है, इस काले कोट में से है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम जब काला कोट पहनते हैं तो पाकिस्तान के गैरतमंद 10 लाख मुगला बनते हैं। हम जब कदम से कदम मिलाएंगे और एक एक कदम हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो क्यों? क्योंकि हमने कसम खाई है इस आइन की, हमने पासदारी करनी है, हमने कसम खाई है कि ये जो जजेस बैठे हैं अगर ये मेरिट पर हैं तो ये हमारे हैं, और अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो फिर ये उनके पॉकेट हैं, हम में से नहीं है। आज इन्होंने ट्रांसफर ऑफ जजेस को यकीनी बनाया है। लोगर के एक एक्सपेरिमेंट के बाद, आर्टिकल 200 के बाद कोई भी जज भेजा जाए। आप मुझे बताएं, यहाँ से लाहौर के किसी जज को कोयटा भेज दिया जाए, वहां कोयटा के किसी जज को लाड़काना भेज दिया जाए, उनकी सिक्योरिटी भी ये करते हैं, वहां के लोगों से वाकिफ नहीं है, वो क्या फैसले देंगे? आप फिर उसके ऊपर हमसे कहते हो कि ये अदालतें आजाद हैं, ये अदालतें आजाद नहीं है। फिर मुझे वही मिसरा याद आता है, एक जज मुझे काजी भी तो कह दी है, इंसाफ तुम्हें क्या देंगे? जब जेल के अंदर ट्रायल चल रहा था, जालिम ने कहा, वहीं पर जज बैठा हुआ था, तो हम कहां खड़े हैं? आज हमें फिर से सिविल सोसाइटी को अपने साथ मिला के एक मजबूत लाए अमल के साथ मिलजुल कर चलना होगा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कि 1973 का आइन है। अपने अकाबी और जो तुम्हारे कायदीन हैं उनके बनाए हुए कानून के साथ तो रूगरदारी ना करो, उनके साथ तो मदारी ना करो। तुमसे क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि तुम किस पर छूट कर खड़े हो? तुम अपनी औलाद को सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में देखने के लिए उनके बताए हुए ज़ाब्ते के ऊपर सर
जो कि 1940 के रेजोल्यूशन में था, तब आपको पता चलेगा। हमें टैंक ना दिखाओ 1940 वाली करारदाद के ऊपर, हमें वो कागजात दिखाओ जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था। हमें तुम राइट दिखाते हो, हम आपसे राइट की बात करते हैं। आखिर में अपनी विशेष देते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि यही वक्त है। 2007 में मुझे याद है सलाउद्दीन साहब बैठे हुए और अली अहमद कुर्द साहब है तो नारा लगता था, अली कुर्द कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और सलाउद्दीन साहब ने कहा था, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही वक्त है, यही मौका है, आपको आज फैसला लेना होगा कि हम क्या करें। आपके नौजवान वकील, आपकी बहनें, आपके सीनियर उमरा और ये सिविल सोसाइटी, ये हारी, ये सब आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, मगर इन हुक्मरानों के पीछे नहीं आएंगे। आपको आज तर्जुमानी करनी होगी। आपको इस राह में रह हैं इतने, कुछ और भी अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।